हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो हम क्लासें पढ़ रहे हैं उसमें हमारी क्लास कितनी पढ़ी गई है, डे 1 से लेकर डे 12 तक, डे 1 टू डे 12। तो डे 1 से लेकर डे 12 तक की हम क्लासें पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सीखा था कि हम जोड़ कैसे करते हैं किसी संख्या का, इसके अलावा घटाना कैसे करते हैं, इसके अलावा दो डिजिट का गुणा कैसे करते हैं, इसके अलावा हमने देखा था मात्रक का परिवर्तन कि किसी यूनिट का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं डे 12 की क्लास तक। इसके बाद आपका जो संडे का टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि आपने कैसा टेस्ट में किया है। अगर आपके टॉपिक क्लियर है और क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं तो आपको अगली क्लासों के साथ बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो आपको फिर से वही क्लासें पढ़नी पड़ेंगी जब तक आप अपने टॉपिक को क्लियर नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद आज शाम को आपका टेस्ट चेक हो जाएगा, तो उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा आप अगली क्लासों को पढ़ेंगे या रिवाइज क्लासों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन हमारा किसका है, जीएस का सेगमेंट। अब बात आती है कि जीएस का सेगमेंट हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है और इसका रिलेवेंस क्या है या मैथ तुम्हारे लिए क्या है। तो देखिए, अगर हम जीएस के सेगमेंट की बात करें तो इसमें जैसे आपका सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में ये टॉपिक आपको मिल सकता है, या आपका पर्यावरण एनवायरमेंट, इसमें ये टॉपिक आपको मिल सकता है, या जो एक जनरल सामाजिक पहलू होता है कि उसमें आपको अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी हो, तो उस संदर्भ में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो हम आज की जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपके सिलेबस का पार्ट ना हो, हालांकि ये मोस्टली होगा ही होगा आपके सिलेबस का पार्ट। तो अगर नहीं भी है तब भी आपको एक सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए कि जो घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, जैसे बारिश का होना, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई तो कारण होगा ही होगा। जैसे बादल का बनना, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। जैसे हवा का चलना, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो इन सभी घटनाओं को हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि जिससे कि हम ये समझ पाए कि आखिर हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे हमारा कारण क्या है। इसके बाद इसी पोर्शन में आप अगले क्रम में पढ़ेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, इसके अलावा भारत में स्टेट की संख्या कितनी है, टोटल राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, इसके अलावा यूटीज की संख्या कितनी है, उनकी राजधानी क्या है, उनके राज्यपाल के नाम क्या है। तो ये एक सामान्य रूप से पढ़ा जाने वाला टॉपिक है कि आपसे उम्मीद की जाती है कि इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हम उसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो आप कॉपी को खोल लीजिए और उसी पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, पहला जो टॉपिक आपका डे 13 पे दिया गया है, इसको हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि डे 13 को हम कंप्लीट करेंगे 2 दिन पे। तो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिलीज किया जाएगा। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है, सौर मंडल, यानी इसको सोलार सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो बात आती है कि आखिर सौर मंडल या सोलार सिस्टम किसको कहा जाता है। तो इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। तो देखिए परिभाषा क्या है हमारी। सबसे पहले इसकी परिभाषा है सूर्य से स्टार्ट होती है। तो आपने यहां पर लिख दिया सूर्य के चारों ओर, यानी कि सूर्य के चारों ओर हमारा ये हिस्सा हो गया। तो सूर्य के चारों ओर क्या करने वाले, भ्रमण करने वाले। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, भ्रमण या घूमना, भ्रमण करने वाले या घूमने वाले। इतनी बात समझ आ गई कि सूर्य के चारों ओर, यानी कि इस तरीके से चारों ओर भ्रमण करने वाले। अब स्वाभाविक बात है कि अगर हम लिख रहे हैं कि भ्रमण करने या घूमने वाले, तो कुछ न कुछ तो होगा जो भ्रमण करता होगा या घूमता होगा। तो उन्हीं के हम यहां पर नाम लिख रहे हैं। जैसे हमारा हो गया ग्रह, जैसे उपग्रह, ग्रह उपग्रह, धूमकेतु, धूमकेतु, उल्काएं, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। यानी कि इतनी बात समझ आ गई कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर का मतलब हमारा क्या हुआ,
इस सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले, तो भ्रमण करने या घूमने वाले कौन है? ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह है। इनको जब हम संयुक्त रूप से कर देते हैं एक साथ, यानी कि सूर्य प्लस ये सारे मिलकर ही क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? सौर मंडल या सोलार सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या सामान्य परिभाषा कोई पूछ दे कि सौर मंडल किसको कहा जाता है, सोलार सिस्टम किसको कहते हैं, तो सोलार सिस्टम का मतलब हमारा क्या है? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले या घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौर मंडल या सोलार सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। तो बात समझ आ गई कि सौर मंडल किसे कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर का मतलब हो गया सूर्य यहां है, इसके चारों ओर क्या करने वाले? भ्रमण करने वाले या घूमने वाले कौन है? ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। इन्हीं को संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं? सौर मंडल या सोलार सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं आराम से, लिखिए। सौर मंडल हेडिंग डालिए और उसके आगे डैश लगा के लिखिए। सूर्य एवं उसके चारों ओर, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, कौमा उपग्रह, कौमा धूमकेतु, धूमकेतु, उल्काएं, कौमा उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह, कौमा उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं, कौमा एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक, लिख ली परिभाषा। परिभाषा क्या है? मन में ही याद कीजिए। सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ आ गई कि बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, बात समझ आई? चलिए ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। यानी कि आपने को सौर मंडल की परिभाषा याद हो गई। सौर मंडल की परिभाषा क्या कहती है? कि सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले या घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब चलिए हम समझते हैं कि सौर मंडल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की। यानी कि जो आपके वहां पर बना हुआ है, जो आपको ब्रेन बूस्टर का वो मिला है नोट्स, तो उसमें देखिए एक डायग्राम बना हुआ है डेट 13 पर, तो उस डायग्राम पर आप आ जाइए, या आप ऐसे ही बना लीजिए फिर उसमें मिला लेना। तो देखिए इसमें हम कैसे समझेंगे, अभी हम समझ रहे हैं ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले यहां पर हमारा क्या हो गया? सूर्य। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सूर्य। ठीक है, अब सूर्य के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर सबसे पहला ग्रह में जो देखने को मिलता है वो हमारा कौन सा है? बुध। तो यहां पर हम आ जाते हैं, ये जो हमारा ग्रह है इसका नाम क्या है? बुध। इस बुध के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं, इस दूसरे ग्रह का नाम हमारा क्या है? यहां पे आते हैं तो इसको कहते हैं शुक्र। अभी हम नाम लिख देंगे, पहले हम एक बार बना लेते हैं। इसके बाद हम फिर से तीसरे नंबर यहां पे आ जाते हैं, यहां से यहां ये चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर। तो यहां पर हमारा जो ग्रह है ये, तो इसका नाम क्या है? पृथ्वी। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीन हो गए हमारे। उसके बाद जो हमारा अगला ग्रह है, यहां पर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अगला जो हमारा ग्रह है यहां से यहां इसका चक्कर लगा रहा है, तो इसका नाम क्या है? मंगल।
यहां पे ले लिया हमने मंगल। अब इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्षुद्र ग्रह, एक पट्टी के रूप में इस तरीके से यहां पर फैली हुई मिलेगी। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। उसके बाद अगला जो हमारा ग्रह है यहां पर, इसका नाम क्या है, बृहस्पति। क्या नाम है, बृहस्पति। ठीक, इसके बाद अगला जो ग्रह यहां पर मिलेगा हमारा, इसका नाम है शनि। इसका नाम हमारा क्या है, शनि। इसके बाद अगला ग्रह जो हमें यहां पर देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है, अरुण। अरुण। उसके बाद सबसे लास्ट में आप जाएंगे, जो ग्रह देखने को मिलेगा उसका नाम क्या है, वरुण। अरुण, वरुण। तो ये संख्या कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और था उसको हटा दिया गया, तभी तो आप नवग्रह करके पढ़ते हैं ना। तो यहां पर आपको अभी समझ आ गया कितने हमारे। इधर से चलते हैं तो पहले ग्रह का नाम हम यहां पर लिखते हैं, इसका नाम हमारा क्या है, बुध। बुध। इस दूसरे ग्रह का नाम हमारा क्या है, शुक्र। बुध के बाद शुक्र। इस तीसरे ग्रह का नाम हमारा क्या है, पृथ्वी। इसके बाद आ जाते हैं अगला, इसके बाद इस चौथे ग्रह का नाम हमारा क्या है, मंगल। इसके बाद इसका नाम क्या है, बृहस्पति। इसके बाद इसका नाम हमारा क्या है, शनि। इसका नाम क्या है, अरुण। और इसका नाम हमारा क्या है, वरुण। ठीक, यानी कि ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने बना लिया सूर्य। सूर्य के बाद हम इस तरीके से बढ़े इधर साइड में, तो पहला कौन सा है, बुध। उसके बाद कौन सा है, शुक्र। उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी। उसके बाद कौन सा है, मंगल। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद कौन सा है, वरुण। अब इनके इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं आप, इसको कहते हैं मरकरी। ठीक, मरकरी के बाद शुक्र कहलाता है वीनस, ये आपको पता ही है, अर्थ। मंगल को कहते हैं मार्स। बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर। शनि को कहते हैं SATURN। उसके बाद यूरेनस। और इसको कहते हैं नेपच्यून। ठीक, तो आप पहले इनको एक बार लिखिए, सभी ग्रहों को अपने हाथ से लिखिए, उस पर नहीं लिखना है अभी जो आपको नोट्स दिया गया है। एक बार सभी ग्रहों को बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, फिर हम इसमें डायरेक्शन आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में घूमता है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले यहां पर सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आराम से बनाइए, सारे लोग बनाइए। बुध, शुक्र, आराम से 2-3 मिनट लेके बनाइए तसल्ली से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले एम भी था, अब नहीं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
अभी सामान्य रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि सौर मंडल में कौन कौन शामिल हो रहा है और ग्रह किसको कहा जाता है। बुध शुक्र बना लिया, चलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आपने बना लिया इसको, ठीक। अब नाम लिख लिया आपने, बुध मतलब मरकरी, शुक्र मतलब वीनस, VENUS साफ लिख दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, VENUS वीनस, यह अर्थ, यह मार्स, उसके बाद यह जुपिटर, यह सैटर्न, यह यूरेनस, यह नेपच्यून, URANUS, सबकी स्पेलिंग आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं, MERCURY, ठीक, लिख लिया आपने, बुध की MERCURY, ठीक। उसके बाद आइए शुक्र पे, वीनस, VENUS वीनस। उसके बाद पृथ्वी की अर्थ, EARTH अर्थ, EARTH, ठीक। उसके बाद मंगल की मार्स, MARS मार्स। उसके बाद बृहस्पति की जुपिटर, JUPITER जुपिटर, JUPITER जुपिटर, JUPITER। उसके बाद शनि के लिखिए SATURN। उसका लिखिए अरुण की यूरेनस, URANUS। उसका लिखिए वरुण की नेपच्यून, NEPTUNE नेपच्यून, ठीक। तो अभी आपने इतना समझ लिया कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल आपको पता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु हैं, उन्हीं को संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं, सोलार सिस्टम या सौरमंडल के नाम से जानते हैं। अब जो ग्रह हैं तो उन्हीं ग्रह के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो उन ग्रहों में कौन शामिल होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब इनकी डायरेक्शन आप बनाइए जैसे हम बना रहे हैं। सबसे पहले आइए बुध पे, बुध की डायरेक्शन ऐसे कीजिए, इधर से इधर एरो बनाइए आप। सबसे पहले बुध की डायरेक्शन के लिए एरो बनाइए इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सूर्य यहां पर है, ठीक, और इस तरीके से यहां इसके चारों ओर बुध चक्कर लगा रहा है, तो बुध की डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, इधर साइड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा बुध है ये किधर से किधर चक्कर लगाता है, तो ऐसे करके इधर ही तो घूमेगा, यहां से ये आया ऐसे करके और इधर से घूमते हुए यहां से निकल गया। तो अगर हम डायरेक्शन को ले लें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये हमारी कौन सी है, वेस्ट। तो इसने वेस्ट से एंट्री की ईस्ट साइड में आकर और फिर से कहां चला गया, वेस्ट में। फिर से यहां से आया, इधर से कहां पर चला गया, इस साइड में। तो हम कहेंगे कि ये चक्कर किधर से लगाता है, पश्चिम दिशा से, किधर साइड में, पूर्व दिशा में। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक। बात समझ आ गई कि हम क्या बता रहे हैं। इस एरो का मतलब है कि ये सूर्य है, इसके चारों ओर बुध क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो बुध यहां से चलता हुआ आया, यहां पहुंचा और फिर इधर को चला गया, यानी कि ये किधर से किधर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व। फिर ऊपर गया, फिर पश्चिम आया और पश्चिम से कहां पहुंचा, पूर्व। फिर यहां से यहां गया, फिर पश्चिम से कहां पहुंचा, पूर्व। तो लगातार इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है। तो हम कहेंगे कि बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाता है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाता है। अब अगला है शुक्र। तो शुक्र का एरो कर दीजिए चेंज, इसका एरो बनाइए इस तरीके से। शुक्र का एरो कैसा कर दीजिए, अपोजिट।
अब इस अपोजिट एरो का मतलब क्या हुआ, फिर से यहां पर समझते हैं। अब यहां पर हमारा फिर से सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन शुक्र भाई साहब क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, यहां से चलकर जाते हैं और यहां से चलकर आते हैं। ये हमारा क्या है, ईस्ट यानी कि पूरब, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये कहां जा रहा है, इधर से इधर, यानी कि ये उल्टी दिशा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये लगाता है पश्चिम से पूरब से पश्चिम दिशा में। ये कौन सी दिशा है, पूरब, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो ये पूरब से कहां जा रहा है, पश्चिम। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, तो हमारा शुक्र किधर घूमता है, पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक, अब अगले ग्रह पर आइए, ये शुक्र हो गया। अब आगे पृथ्वी, तो पृथ्वी का एरो फिर से वैसा ही कीजिए जैसा बुध का था, यानी कि इस साइड में। अब इस एरो का मतलब क्या है कि पृथ्वी किधर घूम रही है, पश्चिम से पूरब दिशा में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए सामान्य रूप से कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब दिशा में। तो लगा दीजिए, इसका एरो बना दीजिए पश्चिम से पूरब दिशा में। ठीक, अब आइए अगला कौन सा है, मंगल। तो मंगल का भी एरो बनाइए इसी तरीके से, यहां से यहां, यानी कि ये भी घूमता है किधर, पश्चिम से पूरब दिशा में। तो इसका भी एरो बना दीजिए पश्चिम से पूरब, बना दिया। इसके बाद मंगल के बाद ये कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति का भी एरो बनाइए इसी डायरेक्शन में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब इसी डायरेक्शन में तो सबके बनवा दो, नहीं, अभी एक और आपको चेंज मिलेगा, इसलिए हम चल रहे हैं एक एक के साथ। तो बृहस्पति का भी एरो इधर, इसका मतलब है किधर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब दिशा में। अगला हमारा है शनि। तो शनि का भी एरो बनाइए इसी डायरेक्शन में, ऐसे करके शनि का भी एरो होगा इसी डायरेक्शन में। तो ये भी चक्कर लगाता है हमारा किधर, समझ आएगा, ये भी किधर चक्कर लगाएगा, यानी कि पश्चिम से पूरब दिशा में। अगला नंबर आता है अरुण का। अब अरुण का एरो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके एरो को चेंज कीजिए, यहां पर अरुण का एरो चेंज कर दीजिए। तो अरुण के एरो चेंज होने का मतलब क्या है कि अब अरुण जा रहा है इधर से इधर, यानी कि इधर हमारा क्या है, ईस्ट, और इधर क्या है, वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में अरुण क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक, अब एक बचा कौन है हमारा, वरुण। तो वरुण का एरो फिर से सेम होगा इसी डायरेक्शन में, यहां से यहां। ठीक, तो ये भी चक्कर लगाता है हमारा किधर, पश्चिम से पूरब। यानी कि आप एरो देख के बता सकते हैं कैसे, एरो के साथ चलें। सबसे पहले मिला बुध, एरो इस साइड में है, यानी कि पश्चिम से पूरब। इसके बाद आए शुक्र, एरो चेंज हो गया, यानी पूरब से पश्चिम। इसके बाद आए पृथ्वी, एरो फिर चेंज हुआ, इधर साइड में है, यानी पश्चिम से पूरब। इसके बाद मंगल, पश्चिम से पूरब। बृहस्पति, पश्चिम से पूरब। शुक्र, शनि, पश्चिम से पूरब। इसके बाद अरुण का एरो चेंज होता है, ये किधर आता है, पूरब से पश्चिम दिशा में। इसके बाद वरुण का एरो फिर चेंज है, ये किधर जाता है, पश्चिम से पूरब दिशा में। तो ये दो ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम, एक तो हमारा कौन सा हो गया, अरुण, और दूसरा कौन सा हो गया, शुक्र। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो नीचे हमारा एक पॉइंट लिखिए, अगला इसके नीचे बनाने के बाद पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, लिखिए हमारा पॉइंट, लिखिए हमारा कि शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, वीनस एंड यूरेनस, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, परिभ्रमण करते हैं। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं।
पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। लिख लिया? ठीक, दो ऐसे ग्रह हैं आपके पास, कौन? शुक्र और अरुण, जो किधर से किधर करते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। बाकी सब ग्रह किधर हैं? पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर कहा जाता है कि सूर्योदय हो रहा है, यानी कि अगर आपसे सामान्य पूछा जाए कि सूर्य किस दिशा में निकलता है, तो आप बताते हैं कि पूरब दिशा में निकलता है। तो पूरब दिशा में निकलने का मतलब हमारा क्या है कि पृथ्वी घूम रही है किधर? इधर, यानी कि पश्चिम से पूरब दिशा में। तो जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है, वहीं पर हमें सूर्योदय का क्या होता है? एहसास होता है, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य हमारा क्या है? स्थिर है, यानी सूर्य एक ही जगह रहता है और पृथ्वी क्या कर रही है? लगातार उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस चक्कर लगाने के क्रम में जो हिस्सा सूर्य के सामने, वहां पर दिन, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे चला जाता है, वहां पर क्या होती है? रात होती है। तो इसलिए हमें एहसास होता है कि सूर्योदय हो रहा है, ना कि सूर्योदय नहीं होता। यानी कि हमारा जो हिस्सा पृथ्वी का घूमते हुए सूर्य के सामने आता है, तो वहीं पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और हमें सूर्योदय क्या होता है? एहसास होता है। तो अभी आपको इतनी कितनी बातें समझ आ गई? सबसे पहले सौरमंडल समझ आ गया, उसके बाद आपको ग्रह में यह समझ आया कि हमारे यहां पर ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, इंग्लिश में उसको कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, इतने हो गए। अब इसमें समझ आया कि दिशाएं किसकी किधर हैं। तो दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जो पूरब से पश्चिम दिशा में आते हैं। बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जितने भी 8 ग्रह हैं, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? तो देखिए, बृहस्पति जो हमारा ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो है वो सबसे हमारा क्या है? छोटा ग्रह है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 ग्रहों या सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे हमारा क्या है? छोटा ग्रह है। तो लिखिए अगले पॉइंट हमारे, अगला पॉइंट लिखिए हमारा, लिखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है, मरकरी बोलते हैं इसको, एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, बात समझ आई? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन? ये पॉइंट आप याद रखिए हमेशा, ठीक है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, या जिसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सौर मंडल का पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, या जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी। अब इसी को आपने जो कॉपी पर बनाया है, इसकी प्रैक्टिस कहां पर करनी है? जो आपको ब्रेन बूस्टर में डे 13 पर एक इसी तरीके का डायग्राम बना हुआ है, तो उसको आपको पेंसिल से भरना है। पहली बार सभी के नाम लिखने हैं, फिर उसको इरेज कर देना है, हटा देना है। फिर आपको याद करते हुए नाम लिखने हैं कि कौन सा नाम कहां पर आएगा। तो आप 2, 3, 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे ग्रह के नाम याद होंगे क्रम अनुसार। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए ग्रह इधर से उधर, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। तो बाकी तो यहां पर देख ही रहे, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक ग्रह के जो पॉइंट पूछे जाते हैं उनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते चलेंगे, बाकी चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहला ग्रह का नाम लिखिए बुध। इसके कुछ पॉइंट हम देखेंगे जो हमारे काम के हैं, बाकी नहीं। पहला पॉइंट लिखिए हमारा बुध, या जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक,
अब बुध के साथ अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी आपने देखा था कि यहां पर हमारा क्या था, सूर्य, और इस सूर्य से हमने जैसे ही चलना प्रारंभ किया पहला ग्रह ही हमें कौन सा मिला था, बुध। यानी कि बात समझ आई, यहां सूर्य से जैसे ही हम आगे बढ़े तो पहला ग्रह कौन सा मिला, बुध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर मंडल में, यानी कि जो सोलार सिस्टम है हमारा सौर मंडल, सौर मंडल में किसके निकट, सूर्य के निकट, सूर्य के निकटतम, निकटतम कौन सा ग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलार सिस्टम में नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, तो आप कौन सा बताएंगे। आपको पता ही है कौन सा है, बुध। यानी कि जैसे ही हमने चलना प्रारंभ किया पहला ग्रह ही हमें कौन सा मिला था, बुध। तो अगर आपसे पूछा जाए नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द, यानी कि इन द सोलार सिस्टम नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन कौन सा है हमारा, तो हमारा मरकरी या कौन सा है, बुध। तो पहला पॉइंट हमारा याद रखना है आपको कि सौर मंडल में सूर्य के निकटतम जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है, बुध है। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध हमारा क्या है, सबसे छोटा ग्रह। तो दूसरा क्वेश्चन अगर यहां से पूछा जाता है सेकेंड कि पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तब भी आपको पता है कौन सा है, बुध है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तब भी आपको पता है कौन सा हमारा है, बुध है। ठीक, अब दो चीजें आपको समझ आ गई कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई जो बुध है यानी कि जो मरकरी है, ये यहां से घूमते हुए, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में एक पूरा कर देता है, तो इसका चक्कर पूरा होता है 88 दिनों में। पड़ोसी है, सबसे पास में है, तो 88 डेज में अपने चक्कर को क्या करता है, पूरा करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सूर्य की परिक्रमा, यानी परिक्रमा ही तो कर रहे हैं। जैसे हम गोवर्धन जाते हैं, हम क्या करते हैं कि गोवर्धन पर्वत की क्या करते हैं, परिक्रमा। तो परिक्रमा का मतलब क्या है कि हम उसके चारों ओर घूम के एक चक्कर को पूरा करते हैं, सर्किल कंप्लीट करते हैं। तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि हमने भाई क्या की है, परिक्रमा की है। तो सूर्य की परिक्रमा बुध कितने दिनों पूरा करता है, 88 दिन, यानी 88 डेज में क्या करता है, पूरा करता है। तो अगर हमसे अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बस। कौन कौन से, सबसे सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। और बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो 88 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो आप लिख सकते हैं इन पॉइंट को डायरेक्ट करके कैसे। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा बुध के साथ कि सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, वो तो लिखा ही है, बुध के साथ ही लिख रहे हैं। इसके बाद दूसरा, यह छोटा ग्रह है। तीसरा, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, तो 88 दिन में पूरा करता है। अगर अब आप जाओगे बुध पर घूमने के लिए, तो यहां पर भी जीवन संभव नहीं है। तो यहां पर किस चीज का अभाव है, तो वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का मतलब क्या है कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का घेरा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो यहां पर वायुमंडल का क्या है, अभाव, यानी कि प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से यहां पर जीवन कैसा है, असंभव है। तो जीवन की उपस्थिति यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर वायुमंडल होता तो यहां भी हमारा क्या होता, जीवन होता। तो ठीक, तो आपको याद रखना है कि पहला ग्रह हमारा कौन सा है, बुध। और बुध के साथ क्वेश्चन कौन से याद रखने हैं, सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, छोटा ग्रह है बुध, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, और यहां पर वायुमंडल का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए जल्दी पॉइंट, हम आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। सबसे पहले सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह, सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह। दूसरा पॉइंट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। नंबर 3, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। नंबर 4, वायुमंडल का अभाव पाया जाता है।
नंबर 4, वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। ठीक, चलिए ठीक, अब हम अगला बढ़ते हैं, शुक्र। बुध के बाद शुक्र। शुक्र की इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। वीनस। ठीक, अब जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ बेहतर सीखने को मिल रहा है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने नाम से कमेंट करेंगे। ठीक, आपको वहां पर लिखना है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या पहले जिन टीचरों से आप पढ़ रहे थे और यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं आप, तो आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या सारा सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास नया आ रहा है, कुछ बेहतर आ रहा है, तो वही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आप जरूर छोड़ेंगे। तो आपको बताना है कि आप जो पहले पढ़ रहे थे उनसे कुछ बेहतर है या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप अपना जो सजेशन है उसको एक बार जरूर दीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं शुक्र को। ठीक, अब इसके बाद शुक्र का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अभी यहां पर हमारा था सूर्य, आपको पता है। इस सूर्य के बाद हमारा पहला ग्रह कौन सा था? बुध, और बुध के बाद दूसरा ग्रह हमारा कौन सा था? शुक्र। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह हमारा कौन सा है, तो इसको शुक्र या वीनस के नाम से जानते हैं। यानी सूर्य के निकटतम तो है, लेकिन सबसे निकटतम कौन हो गया? बुध, और ये कितने नंबर पे? दूसरे। तो सूर्य के निकटतम दूसरा जो ग्रह है उसका नाम हमारा क्या है? शुक्र। ठीक, अब बात आती है कि ये किससे किस दिशा में चक्कर लगाता है, इसका यही पॉइंट काम का है। हमने दो ग्रह आपको बताए कि जो अरुण एंड शुक्र, जो पूरब से किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम। तो इनकी परिक्रमण की जो दिशा है, परिक्रमण की दिशा यानी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो हमारी कैसी है? पूर्व से पश्चिम। तो ये किधर घूमते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो शुक्र के परिक्रमण की दिशा हमारी किधर है? पूरब से पश्चिम। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे एक वामावर्ती जो होता है, एक होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी कि जो सुई की घड़ी है वो किधर चलती है? ऐसे करके तो जाती है, तो इसी दिशा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट देखने को मिलता है हमें किसका? शुक्र का। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि परिक्रमण की जो दिशा है वो किधर है? पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट जो इसका हमसे पूछा जाता है या हमें याद रखना है, इसको कहा जाता है सांझ का तारा। सांझ का तारा। ठीक, या इसको एक और दूसरा नाम है भोर का तारा। सांझ का तारा या भोर के तारे के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम सांझ का तारा का मतलब क्या हो गया? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। तो इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है हमारा? इसका कारण है कि ये शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बाकी हम सब कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं, तो ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो सांझ के समय इसको सांझ का तारा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये शाम को दिखता है पश्चिम दिशा में। शाम को पश्चिम दिशा में। और भोर का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह को दिखता है किधर? पूर्व दिशा में। तो इसलिए इसके दो नाम है, एक तो इसको कहते हैं सांझ का तारा और एक क्या कहते हैं? भोर के तारे के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि इसकी परिक्रमण की दिशा किधर है? पूरब से पश्चिम, दक्षिणावर्त कहते हैं। इसके बाद शुक्र की दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो याद रखना है आपको कि अगर हम तुलना करें पृथ्वी से, तो पृथ्वी जा रही है किधर? इधर से इधर, और ये जा रहा है किधर? इधर से इधर। तो हमें ये अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। यानी कि इधर जब रात की तरफ जा रहे हैं तो ये अपोजिट होके आ रहा है, इधर सुबह की तरफ आ रहे हैं तो ये अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सांझ का तारा या भोर के तारे के नाम से भी जानते हैं। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसको कहा जाता है
पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये ट्विन सिस्टर कहलाता है किसकी? अर्थ की। तो ट्विन सिस्टर का कारण क्या है कि चाहे तो हम आकार के अनुसार देखें और चाहे हम किसके हिसाब से देखें? द्रव्यमान के हिसाब से। तो आकार और द्रव्यमान में ये पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो हमारा दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को परिक्रमण की दिशा हमारी की तरह पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्यों? शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को कहां दिखाई देता है? पूर्व दिशा में। इसके अलावा इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा आकार और द्रव्यमान है वो लगभग पृथ्वी के कैसे है? समान, तो इसलिए इसको जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक, अब एक और चीज आप याद रख लें, लास्ट में कभी पूछा जाए कि शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है, ठीक, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये पाया जाता है कितना? 90 से 95%। तो सर्वाधिक मात्रा में यहां पर वायुमंडल में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। तो आप चारों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। पहला, परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, आकार और द्रव्यमान में लगभग समानता के कारण। वायुमंडल इसका कितना में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये लगभग कितनी मात्रा के साथ है? तो 90 से 95% के साथ हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो चारों पॉइंट याद रहेंगे। परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन है आकार द्रव्यमान में। इसके अलावा वायुमंडल में इसके क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है यहां पर। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, अब इसके बाद आते हैं अगले। अगला हमारा ही ग्रह है जिसको कहते हैं पृथ्वी। ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ठीक है, तो अर्थ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा समझ लेते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि इसके परिक्रमण की दिशा क्या है, तो आपको पहले से ही पता है कि इसके परिक्रमण की दिशा हमारी क्या है कि ये इस तरीके से घूमती है ऐसे। तो इधर हमारा वेस्ट, इधर हमारा क्या हो गया? ईस्ट, यानी हम कहेंगे कि पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। किसके? सूर्य के। तो सूर्य के चारों ओर ये किस दिशा में घूमती है? तो ये इस तरीके से घूमते हुए जाती है। तो हम कहेंगे कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चक्कर को पूरा करती है। अगर ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए सूर्य के चक्कर पूरा करती है, तो इस चक्कर को पूरा करने में कुछ न कुछ समय भी तो लगता होगा। तो ये समय लगता है हमारा 365 दिन, 365। 365 दिन में एक चक्कर हमारी क्या करती है? पूरा करती है। हालांकि इसमें और जोड़ दिया जाता है, 365 एंड हाफ इसको लिखते हैं। तो यही 4 साल में आधा आधा दिन मिलके एक दिन क्या कर देता है? कंप्लीट। और उसी को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर के नाम से जानते हैं। अभी आप जनरल याद रखिए कि 365 दिन में एक चक्कर हमारा क्या होता है? पूरा होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन। और परिक्रमण की दिशा क्या है? डायरेक्शन हमारी, तब आप क्या बताएंगे? पश्चिम से पूर्व। यानी कि दो अलग अलग टर्म हैं, एक है परिक्रमण की दिशा या डायरेक्शन, और एक हमारा क्या है? परिक्रमण का काल। तो परिक्रमण का काल है 365 दिन का, और परिक्रमण की दिशा हमारी क्या है? तो ये हमारी पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट दिशा में पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। और ये चक्कर कितने दिन में पूरा होता है? तो 365 दिन में पूरा होता है। अब एक और जो पॉइंट याद रखना है आपको, वो हमारा क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक, तो ये भी याद रखना है, अगर 23.5 अंश पृथ्वी अक्ष पर ना झुकी हुई होती तो क्या होता? तो मान लीजिए यहां पर हमारा क्या है? सूर्य, और यह है हमारी पृथ्वी।
अगर ये झुकी नहीं होती तो इसके आधे भाग में होता दिन, आधे भाग में क्या होती रात। तो इधर साइड में हमें दिखाई देती रात, इधर साइड में क्या दिखाई देता दिन। लेकिन पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर कुछ ऐसे झुकी हुई है, तो इसके इस हिस्से में दिन और इस हिस्से में क्या होती है रात होती है। तो हमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको जस्ट याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो 23.5 यानी कि 23.5 हमारी क्या है झुकी हुई है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, टेम्परेचर मेंटेन है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन हमारा क्या है संभव है। ठीक, तो हम कल पृथ्वी से ही स्टार्ट करेंगे और आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तो कल हम सोलर सिस्टम को समाप्त करके जो राज्य हैं उन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम आपको जनरल आपको पढ़ाए दे रहे हैं, ये सब काम की चीजें हैं कि पृथ्वी पर रहते हैं तो कम से कम पृथ्वी के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आपने बुध पढ़ा, शुक्र पढ़ा, सौरमंडल पढ़ा, डायरेक्शन देखी, तो इतने को आप तैयार कीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।